देखिए आज होली की वजह से आसपास थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस भी रहेगा। बाकी कोशिश है कि आपको क्लियरिटी में समझ में आए सब कुछ। तो आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन या विकास वाला जो चैप्टर है आपका, जो है चैप्टर नंबर 7 है, उसके बारे में। चैप्टर नंबर 7 जो है विकास या इवोल्यूशन, इसका वेटेज जो है बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार 3 मार्क्स का दिया गया है, जिसमें हाफ मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एक नंबर के 2 क्वेश्चन, इस तरीके से यहाँ पर 3 मार्क्स का इसका वेटेज है। यानी इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे छोटे क्वेश्चन ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और हाफ मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर की चैप्टर की तैयारी करनी है अपने को। तो वीडियो की स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है कि जीवाश्मों की जो आयु है, एज है, उसका निर्धारण करने के लिए कौन सी तकनीक काम में ली जाती है। तो रेडियो एक्टिव तिथि जो है निर्धारण, रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारण या कार्बन अर्ध आयुकाल तकनीक, इस तकनीक की सहायता से जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस होते हैं, उन ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस में कोई 2 समानता बतानी है। देखो, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस जो होते हैं उनके शरीर पर सघन बाल थे, यानी रोमों की अधिकता थी, और 2 गोरिल्ला या चिंपैंजी के समान चलते थे। तो गोरिल्ला या चिंपैंजी के समान चलना और त्वचा पर सघन बालों की उपस्थिति, ये रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस की समानताएं हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो अपन जानते हैं कि जब किसी प्रजाति का विकास का प्रक्रम किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से प्रारंभ होकर उसके आसपास तक ही सीमित रहता है, तो इसे अनुकूली विकिरण कह सकते हैं। और चार्ल्स डार्विन के द्वारा जब फिंच चिड़िया का एग्जाम्पल दिया गया था, डार्विन फिंच जिसे कहते हैं, वो इसका अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो मार्सुपियल प्राणी होते हैं, शिशुधानी रखने वाले प्राणी, कंगारू वगैरह, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। इसके थ्रू अपन समझ सकते हैं श्रू, शिशुधानी चूहा, बॉम्बट, तो वो एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके। नेक्स्ट है कि जो मिल्की वे नामक आकाशगंगा है, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले, या आप कह सकते हो आज से 450 करोड़ वर्ष पूर्व मिल्की वे नामक आकाशगंगा से हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से हुआ है। यानी लाइफ का ओरिजिन जो है वो पहले से मौजूद किसी कार्बनिक पदार्थ से हुआ है या किसी केमिकल से हुआ है। ये बात किसने बताई थी। तो ये केमिकल थ्योरी है, रासायनिक सिद्धांत, जो ओपेरिन और होल्डेन ने दिया था। तो ओपेरिन और होल्डेन ने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद किसी केमिकल से हुई है। नेक्स्ट है कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस जो नर वानर है उसमें क्या अंतर है। तो देखो, ड्रायोपिथेकस जो हैं वो कहते हैं कि वन मानुष से, जिन्हें एप कहा जाता है, उनसे अधिक समानता दर्शाते हैं, वन मानुष जिनको एप कहते हैं। जबकि जो रामापिथेकस हैं वो मनुष्य से ज़्यादा सिमिलरिटी यानी ज़्यादा समानता दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजातता में और जो तुल्य रूपता है, समजातता और तुल्य रूपता, ये होती क्या है, इसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखो, समजात अंग वो होते हैं जो संरचना में बिल्कुल समान होते हैं परंतु कार्यों में भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे बोगनविलिया एक प्लांट होता है, उसमें कांटे पाए जाते हैं, और कुकुरबिटा जो होता है उसमें प्रतान पाया जाता है। तो दोनों संरचना में समान है लेकिन काम इनके क्या है, अलग अलग है। प्रतान तो चढ़ने में मदद करता है और कांटा जो है वो सुरक्षा देने का काम करेगा बोगनविलिया को, जबकि कुकुरबिटा के प्रतान उसे चढ़ने में, आरोहण करने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार जब हम तुल्यता की बात करते हैं या समवृत्ति अंगों की बात करते हैं, तो उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन काम क्या होते हैं, सेम है। उदाहरण है शकरकंद में मूल
और आलू का तना, ये दोनों संरचना में भिन्न भिन्न हैं, काम दोनों का सेम है, क्या? भोजन का संग्रहण करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आनुवांशिक अपवाह को या जेनेटिक ड्रिफ्ट को परिभाषित कीजिए। थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन अलग सा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवांशिक अपवाह क्या होता है कि एक समष्टि की एलील आवृत्ति, एलील मतलब युग्म विकल्पी, एक समष्टि की एलील आवृत्ति में केवल संयोगवश रैंडमली परिवर्तन हो, संयोगवश रैंडमली यानी यादृच्छिक तरीके से परिवर्तन हो, तो इसे ही क्या कहा जाता है? आनुवांशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस का विकास किस महाद्वीप में हुआ था? तो होमोसेपियंस अफ्रीका महाद्वीप में उत्पन्न हुए थे, वहां उनका विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के उद्विकास व विकास को, उद्भव और विकास को समझाइए। तो मानव का जो उद्भव था वो लगभग माना जाता है 1,50,00,000 वर्ष पहले हुआ था मानव का विकास या उद्भव। जो कपी जो थे उस वंश से इनका विकास हुआ था। वर्तमान में गोरिल्ला, चिंपांजी, गिब्बन आदि कपिवंश के अस्तित्व में माने गए। नेक्स्ट है कि निएंडरथल मानव जो हैं उनका विकास कब हुआ था और उनकी विशेषता क्या थी? निएंडरथल मानव का विकास आज से लगभग 1,00,000 वर्ष पहले से लेकर 40,000 वर्ष पहले माना गया है और इनकी जो दिमागी क्षमता थी माना जाता है 1400 सीसी के आसपास थी। ये पशुओं की खालों से बने वस्त्रों को पहनते थे, अपने पूर्वजों को दाह संस्कार के रूप में जमीन में गाड़ते थे और पूर्वी एशिया या मध्य एशिया के आसपास ये रहते थे। अगर हम इसके अलावा कुछ टॉपिक की बात करें, मान लो कोई क्वेश्चन थोड़ा बड़े क्वेश्चन में आ जाए, वैसे तो आने के चांसेस नहीं है, तो इसमें आनुवांशिक संतुलन क्या होता है, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत, उसको समझाइए। इसके अलावा क्वेश्चन जो बन सकता है वो अनुकूली विकिरण क्या होता है, अनुकूली विकिरण को उदाहरण के द्वारा समझाइए। विकास क्या है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली इससे बनते हैं। नहीं, फिर भी छोटे क्वेश्चनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही देनी है क्योंकि छोटे क्वेश्चनों के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये तो वो क्वेश्चन मैंने बताए जो भी आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। अब थोड़े छोटे क्वेश्चन का वेटेज है तो थोड़े क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो अब उनकी बात करते हैं। क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने साल्टेशन को प्रजाति की उत्पत्ति का मुख्य कारण बताया? साल्टेशन को प्रजाति की उत्पत्ति का कारण किसने बताया? ह्यूगो डी व्रिज नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है कि जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो हार्वे और हक्सले नामक वैज्ञानिक थे। हार्वे और हक्सले ने जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, जो सिद्धांत कहता है कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान मानव के सबसे निकट संबंधी मानव का नाम बताइए। तो मानव का सबसे निकटतम संबंधी मानव क्रोमैग्नन मानव को माना गया है। तो क्रोमैग्नन ये मानव का सबसे निकटतम संबंधी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समुद्री जहाज पर डार्विन ने प्रकृति का अध्ययन किया था? उस जहाज का नाम भी आ जाता है, तो उस जहाज का नाम है बीगल। बीगल वो जहाज है जिस पर उन्होंने प्रकृति का अध्ययन किया था, डार्विन। नेक्स्ट है कि मानव के किस पूर्वज ने सबसे पहले 2 पैरों पर चलना प्रारंभ किया था? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो पूर्वज है जिन्होंने 2 पैरों पर चलना स्टार्ट किया था। इसी तरह क्वेश्चन है कि क्रोमैग्नन मानव भोजन ग्रहण करने के आधार पर किस प्रकार का प्राणी था? तो भोजन ग्रहण करने के आधार पर क्रोमैग्नन मानव एक मांसाहारी प्राणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिन्होंने स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत को दिया था। तो लुई पास्चर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? कहा जाता है सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो अति तप्त कॉस्मिक धूल के बादलों में महाविस्फोट के फलस्वरूप 20,000 करोड़ वर्ष पहले हुई थी।
इस बात को क्या कहा गया है, बिग बैंग थ्योरी। इस तरीके से बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको इस वीडियो में मैंने बना कर दिए हैं। इसके अलावा भी जितना हो सके बुक के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं या छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं, छोटे क्वेश्चन ही आएंगे और 3 मार्क्स का चैप्टर है। अपनी तैयारी अच्छी रखें। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अभी मैं आपको बायोटेक की जो 2 चैप्टर है, चैप्टर 11-12, पहले वीडियो उसका बनाएंगे क्योंकि थोड़ा टफ चैप्टर है और टाइम कम बचा है अभी एग्ज़ाम के पहले। तो पहले ही कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम बायोटेक की बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं और किसके आने के चांसेस हैं। तो अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली, और तैयारी अच्छी रखें, बढ़िया रखें। होली खेलना है नो डाउट, ऐसा नहीं है कि होली नहीं खेलना है, खेलना है, लेकिन आफ्टर होली खेलने के बाद कल दिन के 12 बजे 1 बजे के बाद जब भी आपको लगे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसको एक बार रिपीट ज़रूर करना है। और कल आपको वीडियो मिलेगा काहे का, बायोटेक का। ठीक, थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया है अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।